First of all, very good morning to all of you. In today's class, I am going to start with the topic experiments related to photosynthesis. In previous class, I have already discussed definition of photosynthesis and different scientists which is related to this process of photosynthesis. तो एक बार हम revision कर लेते, then we proceed to the topic. तो what is photosynthesis? It is a physico-chemical process by which a plant utilize energy or light energy source for the production of their nutrition or carbohydrate. तो फोटोसिंथेसिस हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है उसके डेफिनेशन. तो इस क्लास में डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स पहले डिस्कस करते हैं और लास्ट एक्सपेरिमेंट बचा हुआ था वो आज डिस्कस कर लेते हैं. तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट प्रेस्टली का था. प्रेस्टली इन 1770 में सबसे पहले प्रेस्टली ने डिस्कवरी की थी कि कैसे प्लांट लाइट एनर्जी और का यूज़ करके और ऑक्सीजन इवॉल्व कर रहा है फोटोसिंथेसिस में, और जो ऑक्सीजन बर्निंग में यूटिलाइज हो जा रहा है और बाय एनिमल यूटिलाइज हो जा रहा है. तो इसमें सबसे पहले इन्होंने एक माइस लिया था. माइस को बर्निंग कैंडल के साथ रख दिया था और बर्निंग कैंडल के साथ रखा था. तो जब इन्होंने देखा था कि जार के अंदर बेल शेप जार, और क्या हुआ था कि इस एक्सपेरिमेंट में माइस ने सभी ऑक्सीजन यूटिलाइज कर लिया था, जितना भी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल था माइस और कैंडल ने यूटिलाइज कर लिया बर्निंग के लिए और मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए. तो फाइनली खत्म हो गया, ऑक्सीजन सोर्स खत्म हो गया, तो माइस डाई कर गया था. फिर इन्होंने क्या किया कि माइस लिया, दूसरा एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया इसी में, और दूसरे एक्सपेरिमेंट में माइस लिया, फिर प्लांट एंड देन अगेन कैंडल. इन्होंने फिर क्या देखा कि माइस स्टिल अलाइव, माइस इन्हें जिंदा मिला और लिविंग फॉर्म में मिला. ये क्यों था? क्योंकि यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड मेटाबॉलिक एक्टिविटी के बाद जो माइस रिलीज कर रहा था वही कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट यूटिलाइज कर रहा था, और यूटिलाइज करने के बाद ऑक्सीजन इनका इवॉल्व हो रहा था. फाइनली ये ऑक्सीजन कैंडल यूटिलाइज बर्न कर ले रहा था एंड देन अगेन माइस. तो इस तरह से ऑक्सीजन कैसे यूटिलाइज किया जा रहा है कैसे यूटिलाइज हो रहा है इन लिविंग ऑर्गेनिज्म एनिमल्स और कैंडल में बर्निंग के लिए, और कैसे यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड सोर्स इस प्लांट को मिल जा रहा है. लेकिन अभी तक इन्होंने लाइट का कोई सोर्स नहीं बताया था. इन्होंने ऑक्सीजन यूटिलाइज हो रहा है और ऑक्सीजन के एब्सेंस में इंडिविजुअल डाई कर जा रहा है और कैंडल हमारी बुझ जा रही है, तो इन्होंने ये बताया था. सेकेंड फिर साइंटिस्ट जो आए थे जैन इंगनहोज ने, जैन इंगनहोज इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक्सपेरिमेंट सेम इन्होंने प्रेस्टली की तरह ही इक्विपमेंट लिए थे और इन्हीं का ही प्रोसेस रिपीट किया था. जितने भी इन्होंने इंडिविजुअल लिए सेम उसी की तरह इन्होंने भी लिए थे. लेकिन यहाँ पे लाइट का डिस्कशन नहीं हुआ था. दैट मीन्स कि इन्होंने सिर्फ दो चीज़ें बताई थी. एक कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज हो रहा है और इसे यूटिलाइज करने के बाद ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हो रहा है, ऑक्सीजन प्लांट के थ्रू इवॉल्व हो रहा है जिसे फर्दर ये ऑर्गेनिज्म माइस यूज कर ले रहा है. लेकिन यहाँ पर लाइट की कोई बात नहीं हुई थी. जॉन इंगनहोज ने इन्हीं का सेटअप किया और लाइट में दो कंडीशन रखी, लाइट और डार्क. लाइट रिएक्शन में माइस स्टिल लाइव फॉर्म में था, जबकि डार्क में ये बिकम डाई, माइस बिकम डाई. माइस क्या हो रहा था, डाई हो कर जा रहा था. इसमें लाइट में इन्होंने फिर कंक्लूजन दिया कि कार्बन डाइऑक्साइड तभी प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को तभी यूटिलाइज करेगा और ऑक्सीजन तभी इवॉल्व कर पाएगा जब लाइट प्रेजेंस हो. डार्क में ऑक्सीजन फॉर्मेशन नहीं होता है, ऑक्सीजन फॉर्म नहीं होने की वजह से माइस डार्क में डाई कर गया था. सिर्फ लाइट में ही वो इस लाइफ फॉर्म में मिला. नाउ थर्ड में जो साइंटिस्ट आए
जो थर्ड साइंटिस्ट थे वो थे जूलियस वॉन शेक्स। जूलियस वॉन शेक्स फिर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और इन्होंने बताया कि यही रिएक्शन था सेम, और इन्होंने बताया कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये स्पेशलाइज सेल से एब्जॉर्ब किए जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि किसी भी ग्रीन प्लांट में एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है, सेल बॉडीज जो प्रेजेंट में इसे जो स्पेशलाइज्ड बॉडी है जो पार्ट ले रहा है एक्चुअली में वो क्लोरोप्लास्ट है, और इसमें स्पेशलाइज्ड बॉडी में कलर बॉडीज वो एक्चुअली में क्लोरोफिल हैं। तो इन्होंने सिर्फ स्पेशलाइज्ड बॉडी और स्पेशलाइज्ड बॉडीज, कलर बॉडीज के बारे में बताया था। ये स्पेशलाइज्ड बॉडी के अंदर कलर बॉडीज प्रेजेंट है जो लाइट रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज कर रहा है प्लांट, और फाइनली ऑक्सीजन इवॉल्व कर रहा है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस वाटर मॉलिक्यूल से यहाँ पे कलर बॉडीज जो हैं क्लोरोफिल इन दोनों प्रेजेंस ऑफ मॉलिक्यूल से क्लोरोफिल लाइट को यूटिलाइज करके कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस कर रहे हैं। तो C6H12O6 दैट इज कार्बोहाइड्रेट। एक्चुअली में वो कार्बोहाइड्रेट हैं। तो जो जूलियस वॉन शेक्स ने इन्होंने क्या बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए साथ में वाटर चाहिए। ये कैसे होगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर को आइदर ये ऑक्सीडाइज होगा वाटर, और कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होके कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होगा, और ऑक्सीडाइज्ड होके ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होगा। ये किसके प्रेजेंस में होगा? एक कलर बॉडी के प्रेजेंट में, जिससे उस समय ये कलर बॉडीज इन्होंने नहीं बताया था, बाद में उसकी डिस्कवरी हुई। तो कलर बॉडी एक्चुअली में क्लोरोफिल है और स्पेशलाइज्ड बॉडी क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। फिर इसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट आए। नेक्स्ट साइंटिस्ट ने T.W. ईगलमैन। नेक्स्ट साइंटिस्ट इज T.W. ईगलमैन। T.W. ईगलमैन इन्होंने 1854 इन्होंने स्पेक्ट्रम यूज किया, और स्पेक्ट्रम यूज करने के बाद ये स्पेक्ट्रम यूज करने के बाद इन्होंने ये बताया कि जो ये क्लोरोफिल एक स्पेशल लाइट में ही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करके कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस कर रहे हैं। इसमें उन्होंने क्लेडोफोरा स्पीसीज ली, सिंपली एक प्रिज्म रखा और एक कल्चर ऑफ क्लेडोफोरा यहाँ पे कल्चर मीडियम रखा, जिसमें कल्चर मीडियम में क्लेडोफोरा की स्पीसीज रख दी। अब यहाँ पे लाइट सोर्स इन्होंने लगाया। लाइट सोर्स जब यहाँ से होता है तो ये डिफरेंट प्रिज्म विबग्योर में डिफरेंट वेवलेंथ में डिवाइड हो जाता है। डिफरेंट वेवलेंथ दैट इज विबग्योर। तो
इन्होंने ये फाइंड किया तो कि जहाँ पे रेड और ब्लू लाइट जहाँ जिस स्पेसिमेन के या कल्चरिंग मीडियम के जिस पोर्शन पे ब्लू और रेड लाइट पड़ रही थी, बस वही उसी रीजन में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रही थी और कहीं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हो रही थी। दैट मीन्स कि जहाँ पे ब्लू और रेड लाइट पड़ रहा था कल्चरिंग मीडियम के जिस भी पोर्शन पे, उस मीडियम के पास ही बस उस रीजन में ही क्लेडोफोरा का कलेक्शन देखा गया और वो ग्रो कर रहे हैं। अदर मीडियम में, अदर जो कल्चरिंग मीडियम के रीजन में क्लेडोफोरा ग्रो नहीं कर रहे थे। तो इससे ये आइडेंटिफाई हुआ को कि एक्चुअली में डिफरेंट जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर रहे हैं वो डिफरेंट क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी है, जो डिफरेंट वेवलेंथ पर और डिफरेंट लाइट को एब्जॉर्ब करके कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस कर रहे हैं। लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी है। तो ये उस समय उन्होंने T.W. ईगलमैन ने उस समय रेड लाइट और ब्लू लाइट के बारे में बताया था। बाद में ये कंक्लूजन निकला कि जब बाद में इसकी और डिस्कवरी हुई तो ये फाइंड आउट हुआ कि ये जो दो डिफरेंट वेवलेंथ पे जो एक्यूमुलेशन ऑफ क्लेडोफोरा हो रहा है वो डिफरेंट टाइप के क्लोरोफिल की वजह से हो रहा है, क्योंकि क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी दोनों की वेवलेंथ अलग हैं और डिफरेंट वेवलेंथ होने पर डिफरेंट फंक्शन शो करते हैं या डिफरेंट लाइट एब्जॉर्प्शन शो करते हैं। नाउ इसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट T.W. ईगलमैन के बाद जो नेक्स्ट माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं लिनियस वॉन नील। तो इन्होंने यही जो इक्वेशन था, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन, तब तक 19th सेंचुरी तक ये फाइंड आउट हो गया था कि जो एक इक्वेशन मिलता है फोटोसिंथेसिस का, दैट इज कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर यूटिलाइज हो रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट में क्लोरोफिल पिगमेंट की प्रेजेंस में, आइदर वो ए बी और 4 टाइप के क्लोरोफिल्स होते हैं, ज़ैंथोफिल कैरोटीनॉइड्स, इसमें से कोई भी क्लोरोफिल हो सकते हैं। इसके प्रेजेंस में जो प्लांट्स है कार्बोहाइड्रेट दैट इज C6H12O6 एंड ऑक्सीजन वाटर रिलीज हो रहा है। तो ये रिएक्शन तब तक मिल चुका था 19th सेंचुरी में। फिर इन्होंने जो कैरोलिनियस वॉन नील ने इन्होंने क्या बताया कि जो रिएक्शन है इसमें ऑक्सीजन तभी इवॉल्व होगा जब मीडियम में वाटर होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम मीडियम में कुछ और ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड प्लस, इन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था वो पर्पल ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया पे किया था और इन्होंने क्या देखा कि वहाँ पे जो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है वो वाटर यूटिलाइज नहीं करता है, वो हाइड्रोजन सल्फाइड यूज करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्लस लाइट एनर्जी प्लस क्लोरोफिल। देन इससे वो अपने कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस करता है और जो रिमूवल होता है सल्फर और सल्फेट निकलते हैं, प्लस क्योंकि यहाँ पे वाटर नहीं है तो वाटर नहीं निकलेगा, H2S सल्फर डाइऑक्साइड हाइड्रोजन सल्फाइड।
तो हाइड्रोजन सल्फाइड रिलीज होते हैं और सल्फर रिलीज होता है ऑक्सीजन को छोड़कर। तो इन्होंने जब ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया पे, पर्पल और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया पे एक्सपेरिमेंट किया तो ये इन्हें पता चला कि जो वाटर है वही असल में वाटर खुद ऑक्सीडाइज हो जा रहा है और ऑक्सीडाइज होके ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर रहा है। तो यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल है, क्योंकि जब यहाँ पे इन्होंने ये नहीं तब तक पता था कि ये ऑक्सीजन किसका है, कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन है कि वाटर मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन है। लेकिन जब इन्होंने पर्पल और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया पे जब एक्सपेरिमेंट करा तो क्योंकि ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया सल्फर हाइड्रोजन सल्फेट यूज करते हैं या H2S गैस यूज करते हैं तो वाटर की जगह पे, तो यहाँ पे जो रिडक्शन हुआ वो कार्बन डाइऑक्साइड का हुआ। कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस कर जाती है और कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करते हैं, जबकि ये H2S ऑक्सीडाइज होके सल्फर गैस का फॉर्मेशन वही H2S गैस का फॉर्मेशन होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके से तब तक नहीं पता था, जब तक ये एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ था कि कौन सा ग्रुप इसमें से ऑक्सीडाइज हो रहा है या कौन सा ऑक्सीजन डोनर मॉलिक्यूल है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि दोनों ही मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन है। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन डोनर मॉलिक्यूल है कि वाटर ऑक्सीजन डोनर मॉलिक्यूल है। फाइनली इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ हो गया था कि जो वाटर है वही एक्चुअली में ऑक्सीजन डोनर मॉलिक्यूल है, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट था, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में भी ऑक्सीजन रिलीज होता, ना कि सल्फर रिलीज होता। तो इससे प्रूफ हो गया था कि जो ऑक्सीजन है वो वाटर मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होकर ऑक्सीजन इवॉल्व करता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो जो भी जितने भी प्लांट्स होते हैं वो ग्रीन प्लांट्स के जितने भी ग्रीन पार्ट्स होते हैं उसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है। ग्रीन पार्ट्स में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्यों होती है, इससे पहले जो एक इक्वेशन जो है फोटोसिंथेसिस का जनरल इक्वेशन, कार्बन डाइऑक्साइड 12 molecule of water, then in the presence of light, chlorophyll 6,6H12O6 plus 6 molecule of water plus 6 molecule of oxygen। तो इस तरीके से जो इक्वेशन हमें मिला वो ऐसा मिला, जिसमें से जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं प्लांट के, किस वजह से क्लोरोफिल की वजह से उनका कलर ग्रीन हो जाता है, और क्लोरोफिल ए और बी की वजह से जो कलर होता है वो ग्रीन कलर का किसी भी प्लांट का हो जाता है। तो जितने भी ऑलमोस्ट ग्रीन पार्ट ही प्लांट के फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी होंगे, और इसके सिवाय जो पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं ज़ैंथोफिल और कैरोटीनॉइड्स, ये भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं। लेकिन यहाँ इसके ग्रीन पार्ट्स के कंपैरिजन में जो इनकी लाइट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है वो कम होने की वजह से यहाँ पे जो अदर पिगमेंट्स है वो कम फोटोसिंथेसिस शो करते हैं। तो यहाँ पे जनरल इक्वेशन जो है फोटोसिंथेसिस का ये है। देन इसके बाद जो प्लेस होता है फोटोसिंथेसिस, वो क्या होते हैं, जितनी भी ग्रीन पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, अगर ये ग्रीन पार्ट्स फॉर एग्जांपल लीफ और ग्रीन स्टेम, ये सभी इन सभी जगह फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो सकती है। और ग्रीन अगर एक सेक्शन देखा जाए तो यहाँ पे ट्रांसवर्स
सेक्शन ऑफ टीएस, सेक्शन ऑफ लीफ। तो ट्रांसवर्स सेक्शन लीफ के देखा जाए तो यहाँ पे मीजोफिल सेल्स अलाइंड होती हैं। मीजोफिल सेल्स एबैक्सियल पोजीशन पे, अगर डाइकॉट प्लांट है तो एबैक्सियल सरफेस पे मीजोफिल सेल्स प्रेजेंट होंगी। इस मीजोफिल सेल्स में कलर्ड बॉडी क्लोरोप्लास्ट, इस क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होगा। तो एक क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देख लेते हैं और ये कहाँ प्रेजेंट है, यहाँ, क्योंकि एडेक्सियल या एबैक्सियल सरफेस पे ही क्यों मीजोफिल सेल्स अलाइंड होती हैं और मीजोफिल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट क्यों होते हैं, क्योंकि जो अगर डाइकॉट प्लांट है तो इसके दो सरफेस होंगे, एक एबैक्सियल सरफेस जो अपर पोर्शन होगा उसे बोलेंगे एबैक्सियल सरफेस, और जो बैकवर्ड पोर्शन होगा, बैकवर्ड साइड होगा लीफ का, उसे एडेक्सियल पोर्शन बोलेंगे, एडेक्सियल पोर्शन ना। जितनी भी एबैक्सियल पोर्शन होते हैं वहां पे ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइट पड़ती है और वो सरफेस मेजर टाइम, जो बहुत ज़्यादा टाइम तक लाइट में रहता है। इस वजह से इस पोर्शन पे एडेक्सियल के कंपैरिजन में एबैक्सियल पोर्शन पे मीजोफिल्स अलाइंड होती हैं। मीजोफिल्स अलाइंड इसलिए हो जाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइट को एब्जॉर्ब कर सके और फूड का फॉर्मेशन, दैट इज कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन कर सकें। तो एक बार जो इसमें क्लोरोप्लास्ट है स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जितनी भी मीजोफिल सेल्स होती हैं एबैक्सियल रीजन में अलाइंड हो जाती हैं ज़्यादा से ज़्यादा ताकि लाइट इंटेंसिटी को एब्जॉर्ब कर सकें। अब मीजोफिल सेल्स में जो कलर्ड बॉडीज प्रेजेंट होती हैं वही क्लोरोप्लास्ट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर जो इसमें कॉइल लाइक अरेंजमेंट होता है, इससे ग्रेना, दीज आर नोन एज ग्रेना, लैमिली और लैमिला, स्टार्च ग्रेन्यूल्स, लैमिला, और जो सेंटर में जो मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है उसे स्ट्रोमा। These matrix are known as stroma। क्योंकि यहाँ पर स्टार्च ग्रैन्यूल क्या है, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, तो जितना ग्रेना रीजन होता है, यहाँ ग्रेना रीजन में लाइट रिएक्शन होता है, तो लाइट रिएक्शन टेक प्लेस इन ग्रेना रीजन whereas dark reactions take place in स्ट्रोमा रीजन। तो जितनी भी स्ट्रोमा रीजन होती है वहाँ पे डार्क रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। डार्क रिएक्शन जहाँ पे होता है स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होता है और डार्क रिएक्शन में सिंपली कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस होती है। कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस होती है, दैट इज ग्लूकोज, और ग्लूकोज को फर्दर स्टोर कर लिया जाता है इन स्टार्च ग्रेन्यूल इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। और जो ग्रेना है इसे कलेक्टिवली ग्रेना बोलते हैं और कलेक्टिवली ग्रेना और थैलेकॉइड इसमें क्या होता है, इसमें लाइट रिएक्शन जितनी भी लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस दो स्टेप में प्रोसेस होती है।
फर्स्ट इज लाइट रिएक्शन, सेकेंड इज डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन थैलेकॉइड्स में होता है इन द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट एंजाइम, वो अभी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। सिंपली यहाँ पे क्लोरोफिल स्ट्रक्चर देखना है और साइड्स देखने कहाँ पे लाइट रिएक्शन होता है, कहाँ पे डार्क रिएक्शन होता है। तो लाइट रिएक्शन थैलेकॉइड रीजन में होता है। इसमें एटीपी की सिंथेसिस और सिंथेसिस ऑफ एटीपी एंड NADPH2 और NADPH की सिंथेसिस होती है लाइट रिएक्शन में, और ये थैलेकॉइड में होता है। नाउ डार्क रिएक्शन में कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस होती है जिसमें ग्लूकोज का फॉर्मेशन किया जाता है और ग्लूकोज फिर फर्दर स्टार्च में स्टोर कर लिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च ग्रेन्यूल्स। और दो ग्रेना आपस में लैमिला के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं। लैमिला को स्ट्रोमा लैमिली भी बोला जाता है, स्ट्रोमा लैमिली और लैमिला। तो ये डिफरेंट स्ट्रक्चर, इसके साथ ये जो क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन होती हैं ये डबल मेम्ब्रेन होती हैं। आउटर लेयर को आउटर मेम्ब्रेन और इनर लेयर को इनर मेम्ब्रेन बोलते हैं, आर नोन एज आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन। तो ये डिफरेंट साइट्स प्रेजेंट हैं क्लोरोप्लास्ट में डिफरेंट साइट्स ये क्या क्या हैं। इसमें जो हमारा फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है जो प्लांट्स में होते हैं, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, ये 2 स्टेप प्रोसेस है जिसमें फर्स्ट स्टेप लाइट रिएक्शन है, सेकेंड स्टेप इज डार्क रिएक्शन। In first step, ATP synthesis of ATP and NADPH synthesis take place, whereas in dark reaction, carbohydrate synthesis take place in which glucose should be synthesized and then stored in the form of starch granule, which are further stored in the stroma region. Stroma में स्टोर कर लिए जाते हैं। अब ये सेपरेट देख लेते हैं एक्चुअली में लाइट रिएक्शन क्या है, जिसमें लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व होते हैं। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स और डिफरेंट पिगमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। एक्चुअली में लाइट क्यों ज़रूरी है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के लिए और ATP प्रोडक्शन के लिए और NADPH की सिंथेसिस के लिए। और एक्चुअली में ATP सिंथेसिस और NADPH सिंथेसिस यहाँ पे क्यों ज़रूरी होता है, तो यहाँ पे इसके साथ साथ ये जो स्ट्रक्चर है ये टोटली इन्वॉल्व होते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। इसके साथ साथ कुछ जेनेटिक मटेरियल और अदर सेल ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये एक सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेल के रूप में ये प्रेजेंट होता है जो क्लोरोप्लास्ट है। अगर सेल देखे तो स्ट्रक्चर ऑफ एक सेल देखे तो उसमें डिफरेंट ऑर्गेनल्स प्रेजेंट रहते हैं, उसके साथ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है सेल के मेसोफिल सेल्स के अंदर। अब ये खुद इंडिविजुअली एक सेल की तरह वर्क कर रहा है, इसलिए इसके पास क्योंकि इसके पास यहाँ पे एक ह्यूज प्रोसेस हो रहा है दैट इज फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। इस प्रोसेस को कंडक्ट सेपरेटली करने के लिए बहुत सारे एंजाइम्स और प्रोटीन्स चाहिए होंगे और वो सिंथेसाइज अगर सेल में होगा, सेल ऑर्गेनेल में नहीं होगा, अगर मेसोफिल सेल्स में होता है, उसके न्यूक्लियस में होता है, तो क्या होगा कि वहां से ट्रांसपोर्ट बार बार करने में प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पे सेल ऑर्गेनेल खुद एक सेपरेट सेल की तरह वर्क करती है, ये अपने प्रोटीन और एंजाइम की सिंथेसिस खुद करने लग जाती है। दैट किसके हेल्प से, विद सर्कुलर डीएनए के हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ सर्कुलर डीएनए। सर्कुलर डीएनए के हेल्प से खुद अपने जो भी फोटोसिंथेसिस के लिए जितने भी प्रोटीन्स और एंजाइम्स चाहिए उन सभी प्रोटीन्स और एंजाइम की सिंथेसिस खुद क्लोरोप्लास्ट करता है विद द हेल्प ऑफ सर्कुलर डीएनए। और ऑल्सो 70S
राइबोसोम्स, 70s राइबोसोम्स। तो पूरा क्लोरोप्लास्ट खुद एक सेल की तरह बिहेव करने लग जाता है, क्योंकि इसमें भी जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर डीएनए और 70s राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, जो और किसी सेल ऑर्गेनेल में प्रेजेंट नहीं होता है एक्सेप्ट माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया भी एक एनर्जी प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनेल है। सेल ऑर्गेनेल जैसे इसमें प्रोसेस होता है, वैसे माइटोकॉन्ड्रिया में भी प्रोसेस होता है जिसमें एटीपी की सिंथेसिस की जाती है। तो एटीपी सिंथेसिस के लिए भी बहुत सारे प्रोटीन्स और एंजाइम्स चाहिए जो माइटोकॉन्ड्रिया को न्यूक्लियस से लेने पड़ेंगे, तो ट्रांसपोर्ट में प्रॉब्लम ना हो इस वजह से वहाँ पे भी खुद सिंथेसिस होती है और यहाँ पे भी खुद ही प्रोटीन और एंजाइम की सिंथेसिस होती है। तो नेक्स्ट क्लास में लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन डिटेल में।